नमस्कार। रसायन विज्ञान के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है परमाणु संरचना। तो हम परमाणु से संबंधित कुछ बातों को समझेंगे और हम देखेंगे परमाणु की खोज कैसे हुई, आखिर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये सब क्या होते हैं, अणु परमाणु क्या होता है, इन समस्त हम बातों पर आज अध्ययन करेंगे और हम बिल्कुल बेस से शुरुआत करेंगे और इसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की आज हम बात करेंगे। तो पहले कुछ समझ लेते हैं आखिर क्या होता है अणु, क्या होता है परमाणु। तो इसको ऐसे समझिएगा, किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण, अभी हम अणु और परमाणु का डिफरेंस समझेंगे जिनसे अणु बनते हैं, किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, ये परमाणु कहलाते हैं। बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं रासायनिक क्रियाओं में, तो ये क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। परमाणु को ही क्या कहा जाता है? इंग्लिश में एटम्स कहा जाता है, एटम्स। तो ये याद रखिएगा, परमाणु रासायनिक रूप से अविभाज्य होते हैं, उनका आकार अति सूक्ष्म है, वो भार बहुत ही कम होता है, यानी ये रासायनिक रूप से अविभाज्य होते हैं। ये बात जरूर याद रखिएगा, अविभाज्य, तो ये महत्वपूर्ण चीज है। तो अणु क्या होते हैं? ये जो परमाणु होता है ये सबसे सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र नहीं रह सकता, लेकिन अणु स्वतंत्र रह सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो अणु बड़ा हो जाएगा और परमाणु छोटा हो जाएगा। ये आप एक अंतर याद रखिएगा, स्वतंत्र नहीं रहते हैं, ये स्वतंत्र रह सकते हैं। अणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग है ये, ठीक है। आइए आकार की बात कर लेते हैं परमाणुओं के, जो प्रश्न बन चुका है आपके एग्जामों में। तो परमाणु में सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का है। तो अगर बात की जाए, कोई प्रश्न बन सकता है सबसे छोटा परमाणु किसका है, तो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 0.28 एंगस्ट्रॉम होती है, इसकी त्रिज्या होती है, इसके लगभग होती है। अन्य तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं 0.7 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती हैं। ये आप याद रखिएगा। अगर 1 एंगस्ट्रॉम की बात की जाए तो कितना होता है? ये होता है, ये 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 गुणे 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर, ठीक है। तो थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु त्रिज्या है 0.28 है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आइए कुछ और बात कर लेते हैं, परमाणु भार की बात कर लेते हैं। परमाणुओं का भार क्या होता है? तो परमाणुओं में सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन का होता है, हम जानते हैं इसका। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1.008 EMU होता है। अन्य तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान 2 से 260 EMU के बीच में होते हैं। अभी इसको हम और अच्छे समझेंगे। परमाणु ये क्या था? परमाणु भार था। परमाणु की संरचना देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या होती है इसकी संरचना। तो आइए एक बेहतर बात करते हैं। दरअसल 19वीं सदी में के मध्य तक परमाणु द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण माने जाते थे। जो परमाणु होते थे 19वीं सदी के मध्य तक ऐसा माना जाता। पहले अणु को माना गया कि अणु सबसे छोटा कण है। महर्षि कणाद भी भारत में रहे हैं जिन्होंने परमाणु की संकल्पना बहुत पहले ही दे दी थी। इसी तरीके से जो पश्चिम है, यहाँ पे 19वीं सदी के अंतिम दशक तक लोग मानते थे कि परमाणु सबसे छोटा कण है। इसके पहले अणु को मानते थे, फिर इसके बाद परमाणु को मानते थे। इसके बाद उनको ज्ञात हुआ, नवीन खोजों से ज्ञात हुआ कि परमाणु जो है ये स्वयं विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं, जिनको मूल कण कहते हैं। यानी ये परमाणु भी मूल कण से बने हुए हैं, ठीक है। मूल कण से बने हुए हैं। मूल कणों में कुछ कण स्थायी कण हैं और इसमें कुछ कण इसमें अस्थायी है। स्थायी कण परमाणु के बाहर स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। जो स्थायी कण हैं ये परमाणु के बाहर स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अस्थायी कणों का परमाणु के अंदर, परमाणु के बाहर क्षणिक अस्तित्व होता है। इसको इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन कणों को आगे जाके नाम दिया गया। तो ये अस्थायी कण को, स्थायी जो ये मूल कण है, ये क्या है मूल कण? न्यूट्रॉन। ये मूल कण है आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये आगे जाके पता चला, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये स्थायी मूल कण है तीनों। ये क्या है?
ये स्थायी मूलकण का भाग है। जबकि कुछ शब्द और हो जाएंगे, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन ये भी पाए जाते हैं परमाणु के अंदर। पॉजिट्रॉन, इसको और बेहतर लिख देते हैं, पॉजिट्रॉन हो जाएगा। इसमें हो जाएगा न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो आपने इसका नाम सुना होगा न्यूट्रिनो का। इसमें हो जाएगा एक एंटी न्यूट्रिनो। तो ये क्या होते हैं? और मेसान, इसमें मेसान का भी नाम आता है। ये सब अस्थायी कण होते हैं। क्या होते हैं ये अस्थायी कण का भाग होते हैं। तो स्थायी कण, अस्थायी कण, दो प्रकार के कण पाए जाते हैं जो परमाणु होता है। जैसे पॉजिट्रॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन अस्थायी कण, जबकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन स्थायी कण होते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये। ठीक है, चलिए, तो ये सब आप याद रखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। आइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा एक बहस कर लेते हैं और समझ लेते हैं बेहतर तरीके से। फिर हम जो इसके स्ट्रक्चर है इसको तो हम समझ ही रहे हैं, तो इसको भी हम और अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्योंकि यही अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपने बहुत कुछ समझ लिया। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कण होते हैं। ये क्या होते हैं? अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कण होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, यानी ये ऋण आवेश होता है इनमें। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान जो होता है इसका लगभग 1/1837 होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज 1857 में खोज किसने की थी इसकी? 1897 में इसकी खोज इंग्लिश वैज्ञानिक जे थॉमसन ने की थी। इसकी खोज जे थॉमसन भी बोला जाता है इन्हें, और जे थॉमसन भी बोला जाता है इन्हें। ठीक है, तो जे थॉमसन ने कैथोड किरणों में इसकी खोज की थी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें नकारात्मक आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है, और इसके बाद इसकी खोज 1897 में हुई थी। ये आप सारी चीजें याद रखेंगे। आइए प्रोटॉन पे बात कर लेते हैं। प्रोटॉन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रोटॉन क्या होता है? ये अति सूक्ष्म धनावेशित कण होते हैं, ये पॉजिटिव कण होते हैं। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव होता है, ये धनावेशित कण होते हैं। एक प्रोटॉन पर यूनिट धनावेश होता है। हम जानते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने पर जो यूनिट धनावेश कण शेष रह जाता है उसे हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक या प्रोटॉन कहते हैं। जर्मन भौतिक विज्ञानी, इसकी खोज किसने की थी? भौतिक विज्ञानी जर्मन की थी ये ई गोल्डस्टीन साहब थे। इन्होंने खोज की थी प्रोटॉन की, याद रखिएगा। और एक तीसरा ही तत्व है, एक तीसरा जो स्थायी कण है, ये है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है, यानी ये उदासीन कण होता है, ना इसमें पॉजिटिव आवेश होता है ना इसमें नेगेटिव आवेश होता है। तो इस तरीके से इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और इसकी खोज की गई थी 1932 में। एक इंग्लिश वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक, इनको बोला जाता है, जेम्स चैडविक बोला जाता है। इन्होंने इसकी खोज की थी 1932 में। तो ये तीन कण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जो किसी भी परमाणु की संरचना को निर्धारित करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें इसको इस तरीके से, तो ये आपका सबसे बीच में ये मैप बना हुआ है। ये हम देखेंगे नाभिक होता है, यहाँ पे प्रोटॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं चारों तरफ, ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये आपको तीनों चीजें बहुत ज्यादा काम रहेंगी। तो हमने अभी बात की थी कि प्रोटॉन नाभिक में होते हैं। तो आइए परमाणु नाभिक का संगठक देख लेते हैं। परमाणु नाभिक, जो परमाणु के नाभिक का जो संगठन होता है, इसको देख लेते हैं। तो परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से होती है। जो नाभिक होता है, ये बीच वाला भाग, ये, तो इसकी जो रचना होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से होती है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। तो द्रव्यमान के लिए क्या निर्धारित करते हैं? द्रव्यमान के लिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, जबकि इसका धनावेश होता है जो पॉजिटिव होता है, इसके लिए सिर्फ प्रोटॉन निर्धारित करते हैं। प्रोटॉन उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन। ये शब्द याद रखिएगा, न्यूक्लियॉन। तो इनको क्या कहा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के सामूहिक रूप को।
क्योंकि ये कण जो होते हैं परमाणु न्यूक्लियस के घटक होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है नाभिक इसके घटक होते हैं, इसके लिए इनको न्यूक्लियन कहा जाता है। किसको? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं। जो परमाणु होता है ये परमाणु हो गया, इसका ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। जबकि आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बाहर टहलते रहते हैं, ये बाहर इस तरीके से परिक्रमा लगाते हैं, माइनस नेगेटिव आवेश होता है इन पर, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं। तो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये आप याद रखिएगा, जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे परमाणु के नाभिक में। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, हल्के में मत लीजिएगा, एग्जाम में सीधे यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत उदासीन होती है। ये आप याद रखेंगे। चलिए, तो ये आपने बहुत कुछ चीजें समझी। आइए कुछ और समझ लेते हैं। एक हम शब्द समझते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है। ये दो शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, परमाणु क्रमांक और दूसरा शब्द हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पहले समझ लेते हैं, फिर हम द्रव्यमान संख्या समझेंगे। तो क्या होता है परमाणु क्रमांक? इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इसमें क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। तो कुल मिला के ये इसका न्यूक्लियॉन है, और इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन। तो ये जो प्रोटॉन की इसमें संख्या होती है इसको क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं इस तत्व का। इसी को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। जितने भी इसमें प्रोटॉन होंगे तो परमाणु क्रमांक को जेड से दिखाते हैं, जेड से दर्शाया जाता है इसे, ठीक है, जेड से दर्शाया जाता है। तो प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक निश्चित और स्थिर होता है। हालांकि अन्य तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक स्थिर होता है। ये परमाणु जो क्रमांक होता है ये कैसा होता है? स्थिर होता है। हाइड्रोजन तत्व का परमाणु क्रमांक की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है ये 1 होता है, 1 है। इस कथन से मतलब निकलता है कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में 1 प्रोटॉन है। अगर हम हाइड्रोजन की संरचना बनाएं तो आपको पता चलेगा ये जो नाभिक है तो इस नाभिक में सिर्फ 1 प्रोटॉन होगा, 1 प्रोटॉन होगा। तो ये हाइड्रोजन परमाणु का जो क्रमांक है इसलिए 1 होता है, ठीक है। आइए परमाणु भार की बात करते हैं। तो परमाणु भार, किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ही परमाणु भार कहलाता है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार उसकी द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। तो कुल मिला के पहले आइए द्रव्यमान संख्या देख लेते हैं। द्रव्यमान संख्या, इसको मास नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो किसी परमाणु के नाभिक में, ये परमाणु है तो इसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो जो प्रोटॉन इसमें है प्लस इसमें न्यूट्रॉन है, तो इनकी संख्या का योग अगर कर दिया जाए, इनकी संख्या को योग कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? परमाणु की द्रव्यमान संख्या बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? द्रव्यमान संख्या। इसको किससे दर्शाते हैं? इसको ए से दिखाते हैं द्रव्यमान संख्या को। तो ये आप याद रखिए, परमाणु क्रमांक होता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है, यानी मास परमाणु नंबर कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। जबकि द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग। कितने इसमें? 1 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितने हैं, इनकी संख्याओं का योग क्या कहलाता है? इसका द्रव्यमान संख्या कहलाता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या को प्रदर्शित करती है। द्रव्यमान संख्या तत्व का मूल लक्षण नहीं है। ये मूल लक्षण नहीं होता है। किसी तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न हो सकती हैं। अब आइए परमाणु भार को देख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? परमाणु का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार उसकी द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। तो परमाणु भार कितना होगा? जितना होगा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या जितनी होगी परमाणु भार भी उतना ही होगा किसी तत्व का, ठीक है।
तो परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एक और शब्द है जो आपको पता होना चाहिए, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है ये, जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होती है, जिन आयनों में परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, जो इलेक्ट्रॉन है था इसके नेगेटिव आवेश होता है इसमें, तो इसकी संख्या बराबर होती है तो उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते हैं, इसको याद रखिए, सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो सोडियम का हो जाएगा पॉजिटिव, मैग्नीशियम का पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व हैं, ठीक है, ये सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व हैं, ये आप याद रखिएगा। इनमें से जो प्रत्येक हैं, इनमें प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, जो प्रत्येक जो शब्द में लिख रहा हूं आपको, ये ऑक्सीजन नेगेटिव नेगेटिव, तो ये आप याद रखिएगा। एक शब्द है समस्थानिक। समस्थानिक और संभारिक शब्द के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ये बहुत ज्यादा पिछले शब्द भी है, तो इसलिए पता होनी चाहिए। देखिए मास नंबर के बारे में आएगा, हमने मास नंबर की चर्चा की, तो इसलिए आप इनको छोड़ के प्रॉपर हिंदी में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको ये सब पढ़ना में नहीं आए, समझ में नहीं आए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से आप पढ़िए तो हो जाएगा समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं, इनको बोलते हैं आइसोटॉप। आइसोटॉप समस्थानिक होता है। तो समान परमाणु क्रमांक है परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणु को समस्थानिक कहते हैं। इसको कैसे समझेंगे, अगर समझ कर सपोज करिए समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु भार, परंतु क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाए परमाणु द्रव्यमान, भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। तो ये आपको मतलब परिभाषा थोड़ी समझ में आई होगी। इसको वो मतलब क्या समझते हैं, ऐसे समझते हैं क्योंकि आवर्त सारणी में किसी तत्व के समस्थानिकों का स्थान अलग अलग ना होकर एक ही होता है क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक समान होता है। हाइड्रोजन तत्व उदाहरण के तौर पर लें तो हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। जो हाइड्रोजन है इसके 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। आप देखेंगे जो हाइड्रोजन तत्व है जिनका 3 समस्थानिक है, जिनका परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है, परमाणु क्रमांक 1 है, परंतु उनकी द्रव्यमान संख्याएं 1 2 3 है। तो इस तरीके से आप देखें इन समस्थानिकों का हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ड्यूटेरियम, और तीसरा हो जाएगा हाइड्रोजन 3, इसका मतलब हो जाएगा ट्राइटियम। ये तत्व होते हैं, याद रखिएगा, ट्राइटियम। तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, समस्थानिकों को 3 तरीके से हम बांट लेते हैं, किसमें, परमाणु भार के आधार, परमाणु क्रमांक के अनुसार एक ही है सबका, इसलिए समस्थानिक है हाइड्रोजन के, समस्थानिक है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जबकि हम देखेंगे ऑक्सीजन तत्व के 3 समस्थानिक ज्ञात है, इसी तरीके ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। इनमें हो जाएगा परमाणु क्रमांक तो इनका 8 है सबका, किंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या इनकी क्या है, मास नंबर जो है इनका, द्रव्यमान संख्या कितनी है इनकी, 16, 17 और 18 है। तो इससे क्या हो जाएगा, तो इन समस्थानिकों को ऑक्सीजन 16 बोला जाता है, ऑक्सीजन 17 बोला जाता है, ऑक्सीजन 18 बोला जाता है, इनको तो अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। इस प्रकार किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, यानी कुल मिला के प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, ये समान होगी। जबकि क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर हो जाएगा, ये न्यूट्रॉन की संख्या है इनमें अंतर रहेगा, भिन्नता रहेगी। ये है होता है समस्थानिक। संभारिक क्या होता है, आइए संभारिक भी देख लेते हैं। संभारिक, इसको आइसोबार कहा जाता है। जो समस्थानिक थे इनको आइसोटोप कहा जाता था, इसको कहा जाता है आइसोबार। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को संभारिक कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, आप देखेंगे अगर संभारिक में तो समान परमाणु द्रव्यमान, इसमें द्रव्यमान जो है ना ये इक्वल है, समान है, किंतु
परमाणु जो क्रमांक है, जो परमाणु क्रमांक है, ये क्या होता है, ये जो परमाणु क्रमांक होता है ये भिन्न होता है। समान द्रव्यमान और भिन्न परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को, परमाणुओं को समभारिक कहा जाता है। ये है इसका अर्थ। मतलब जो समस्थानिक थे उनमें परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान समान होना चाहिए। आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी में समभारकों का स्थान अलग अलग होता है क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे जो हाइड्रोजन है, अगर हम बात करें इसकी, तो 1 हाइड्रोजन 1 है और हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे, इस तरीके से आप देखेंगे तो ये समभारक हैं, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान, इनका परमाणु द्रव्यमान समान है परंतु इनके परमाणु क्रमांक भिन्न हो गए हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इसके समान है परंतु परमाणु क्रमांक इसके भिन्न हो गए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आप याद रखिएगा, ये परमाणु द्रव्यमान आपको यहाँ पे बराबर दिखाई दे रहे होंगे, तो ये आप याद रखिएगा। समभारकों का क्या होता है, समभारकों के नाभिकों में, इसके नाभिकों में प्रोटीन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग समान होता है। क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग बराबर होता है। ये दोनों मतलब एक बराबर ही होंगे लगभग। तो ठीक है, ये आप याद रखिएगा, जो भी संभारक होते हैं सभी संभारक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग बराबर होगा। जैसे इसमें 5 है तो हर में 5 होंगे, परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है। मतलब ये, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की अगर बात करें 6 है तो सब में 6 होंगे, लेकिन अगर आप प्रोटॉन की संख्या बस अगर देखना चाहें तो प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी। ठीक है, याद रखिएगा। एक और ऐसा ही शब्द है, ये है सम न्यूट्रॉनिक। इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं इंग्लिश में, आइसोटोन्स। इसमें क्या होता है, भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके का एक शब्द है अगला आपका रेडियो एक्टिव। क्या है, रेडियो एक्टिवता। तो ये एक शब्द हो जाएगा रेडियो एक्टिवता। इसका अर्थ क्या होता है, कुछ पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम, जैसे यूरेनियम हो गया 92, यूरेनियम की पावर 235, थोरियम, रेडियम आदि, ये सब क्या होते हैं, एक प्रकार की वेधी किरणें उत्सर्जित करते हैं, यानी एक प्रकार की पेनिट्रेटिंग किरणें उत्सर्जित करते हैं। पदार्थों को ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। और पदार्थों को स्वतः वेधीकरण उत्सर्जित करने का गुण रेडियो एक्टिवता कहलाता है। अगर कोई पदार्थ अपने मन से कुछ ऐसी किरणें उत्पन्न कर रहा है जो वेधी किरणें हैं, मतलब अपने आप को एक दूसरे को पार कर सकती है, तो इनको रेडियो एक्टिव मटेरियल कहा जाता है। रेडियो एक्टिवता परमाणु नाभिक का गुण होता है। किसका गुण होता है, ये परमाणु जो होता है इसके नाभिक का गुण होता है। रेडियो एक्टिवता तत्वों के नाभिक अस्थायी होते हैं, इनमें स्वतः विघटन का गुण होता है। परमाणु नाभिक के स्वतः विघटन को रेडियो एक्टिव नाभिकों से इनको विघटन कहते हैं। परमाणु नाभिकों में वेधी किरणें उत्सर्जित होती है, किरणें रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव विघटन एक नाभिकीय प्रक्रिया है, ना कि रासायनिक अभिक्रिया। ये याद रखिएगा, ऐसा मत समझिएगा जो रेडियो एक्टिवता है ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है, नहीं, ये नाभिक की होने वाली क्रिया है, नाभिकीय क्रिया है। नाभिकीय, ये बहुत बड़ा आपको मिला है, नाभिकीय क्रिया है, ना कि रासायनिक। ये बात जरूर याद रखिएगा। तो रेडियो एक्टिवता का गुण प्राय भारी नाभिकों में पाया जाता है, क्योंकि भारी नाभिक अस्थायी होते हैं। आप देखेंगे परमाणु क्रमांक में आप जाएंगे जब आवर्त सारणी में, तो इसमें परमाणु क्रमांक 63 वाले, इसमें आप देखेंगे 83 के जितने भी आगे होंगे सभी रेडियो एक्टिव तत्व मिलते हैं यहाँ पे 83 के आगे। ठीक है, बेकरल द्वारा यूरेनियम को रेडियो एक्टिवता की खोज हो जाने के कुछ समय बाद मैरी क्यूरी और थोरियम के रेडियो एक्टिव गुणों की खोज हुई। मैरी क्यूरी के द्वारा, आपने इनका नाम सुना होगा, मैरी क्यूरी। तो इन्होंने क्या किया था, थोरियम के रेडियो एक्टिव गुणों की खोज की थी। इसके पहले बेकरल ने यूरेनियम के रेडियो एक्टिव की खोज की थी। ठीक है, तो ये आप दो लोगों के नाम याद रखिएगा। हाल इनके साथ में इनके पति भी थे। 1898 में मैरी क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व
पोलोनियम की खोज की। इसके अलावा मैरी क्यूरी ने 1992 यूरेनियम के रक्स, इसको कहते हैं पिच ब्लेंड, इसकी भी खोज की थी, पिच ब्लेंड की खोज की थी। और फिर इसके बाद एक नए तत्व रेडियम की खोज भी मैरी जी ने ही की थी, रेडियम। ये यूरेनियम की अपेक्षा 30 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव होता है रेडियम। तो ये आप याद रखिएगा, 30 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव होता है ये जो रेडियम होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो वर्तमान में जो शताब्दी है इसमें कई रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें आप देखेंगे रेडियो एक्टिव तत्वों की अगर हम बात करें तो रेडॉन हो जाएगा, इनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। प्रोटो एक्टिनियम हो जाएगा, प्रोटो एक्टिनियम ये हो जाएगा, इसको पीए कहते हैं। एक हो जाएगा एक्टिनियम, इसमें हो जाएगा आगे चल के फ्रांसियम, और हो जाएगा एस्टेटिन। ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इनकी आप सारी चीजें लगभग याद रखिएगा। और यही जो तत्व होते हैं, आप जानते हैं अल्फा गामा किरणों के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि ये किरणें परमाणु के नाभिक से संबंधित होती हैं। तो अल्फा बीटा गामा नाम की किरणें भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में। अल्फा बीटा और गामा, तो ये किरणें आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किरणें थोड़ा सा आप, बाकी इसके अलावा आपने पूरी परमाणु की संरचना समझ ली है। तो अल्फा किरणें क्या होती हैं, ये धनावेशित होती हैं, पॉजिटिव आवेश लेके चलती हैं, ठीक है। तो बीटा किरणें क्या होती हैं, ये ऋणावेशित आवेश लेके चलती हैं। और जबकि गामा किरणें क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, ये गामा किरणों के सदस्य विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं। गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ये तो पॉजिटिव नेगेटिव ये हो ही गए थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इनका जो वेग होता है ना गामा किरणों का, ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है इनका वेग, ठीक है। और इनका वेग भी लगभग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। जबकि अल्फा किरणें होती है थोड़ी धीमे होती है, इनका प्रकाश के वेग के 1/10 होता है इनका अल्फा किरणों का। तो ये सब याद रखिएगा। जो अल्फा किरणें होती हैं ये मोटी एल्यूमिनियम की चादर को भी बेच सकती हैं। ये क्या होता है, ये भी बेच सकती है, बीटा किरणें भी। जो गामा किरणें हैं ये भी एल्यूमिनियम की चादर को बेच सकती हैं। तो तीनों ही बहुत खतरनाक होती हैं किरणें। तो ये सब आप अल्फा बीटा गामा किरणें भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने कुल मिला के हमने बात कर ली है आज किन किन बातों पर, हमने परमाणु की संरचना पर बात की, हमने बात की किन किन व्यक्तियों ने जो परमाणु हैं इसकी खोज की और किस तरीके से इनकी खोज की। हमने जे थॉमसन का देखा, किस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, प्रोटॉन की खोज किस तरीके से हमने देखा, गोल्डस्टीन साहब ने की, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक साहब ने की। हमने इन सब पॉइंटों के बारे में अच्छे से बात की। तो चलिए अब आज इस लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं और हम आगे और भी रसायन विज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पढ़ेंगे। इस लेक्चर को इतना ही। नमस्कार।